पहले तो क्लास मतलब कि उसमें क्लास 10 का भी कुछ पढ़ना है, ठीक है ना। और जो एपी और जीपी पढ़े थे उसी के बारे में है ये। जीपी नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग एपी के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हम समझेंगे सीक्वेंस होता क्या है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग चलेंगे इस चैप्टर में धीरे धीरे आगे की तरफ। ध्यान से देखो, दिया तुमको 2 4 6 8 10, ये- और इसी तरह 12 दे दिए। तो ये देखो, ये एक सीक्वेंस बनाता है, ठीक है। क्या बना रहा है? सीक्वेंस बना रहा है। तो सर ये सीक्वेंस कैसे बना रहा है, डाउट होगा तुमको। तो देखो, सीक्वेंस क्या करता है कि डिफिनिट रूल का पालन करता है। एक डिफिनिट रूल का पालन करता है, यानी कि उसके बीच में एक रूल लगना चाहिए। और वह रूल कौन सा इस सीक्वेंस में आओ दिखाते हैं। जैसे मान लो कि जैसे ही तुम दो में अगर दो ऐड करते हो तो 4 हो जा रहा है। फिर 4 में तुम दो ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 में दो ऐड करो, कितना हो जाएगा? 8। 8 में दो ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 10। अ, और 10 में फिर दो ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये एक डिफिनिट रूल है जो हर चीज में क्या है, एक ही तरह से ऐड होते जा रहा है और अगला टर्म हमको मिल रहा है, ठीक है। ये एक इसमें डिफिनिट रूल है। दो क्या है, यानी कि हर एक टर्म में हम दो को ऐड कर रहे हैं तो ये सीक्वेंस मिल रहा है हमको, ठीक है। तो ये कौन सा सीक्वेंस हुआ? ठीक है, तो ये सीक्वेंस का नाम है अरिथमेटिक सीक्वेंस, ठीक है ना। अरिथमेटिक अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको, ठीक है ना, या प्रोग्रेशन बोलते हैं, तुम लोग पढ़े होगे, ठीक है। अरिथमेटिक एपी, या इसको एपी भी कभी कभी बोल लेते हैं। इस बात को समझ गए क्या? इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस भी बोलते हैं और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। बोलो, इस बात को समझ गए? ध्यान से देखो। अभी हम बताएं तुमको सीक्वेंस के बारे में बताए थे, ठीक है ना। सीक्वेंस सीक्वेंस हमारे पास तीन तरह के होते हैं। पहला, जो तुम लोग पढ़ चुके हो, एपी, ठीक है, इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस भी बोलते हैं। दूसरा दूसरा होता है जीपी, ठीक है, इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और तीसरा जो होता है वह होता है एचपी, यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अभी तुम लोग इस चैप्टर को पढ़ लिए हो क्लास 10th में। ये वाला जो चैप्टर दिख रहा है एपी, इसको पढ़ के आए हो, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी का नाम नहीं पता। और एचपी का मतलब है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और यहाँ पर इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग जो पढ़ेंगे इस क्लास में, स्टार्ट करें तो हम लोग पहले एपी से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद जीपी पर चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एचपी पे चलेंगे, ठीक। तो इस बात को तुम लोग समझ गए होंगे अच्छे से कि भाई सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस क्या होता है? एक सक्सेशन ऑफ नंबर होता है जहां पर हर एक नंबर के बीच एक डिफिनिट रूल होता है, ठीक है। अब पहला पॉइंट लिखे, T1 T2 T3 T4 T5 डैश डैश Tn आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। जैसे कि तुमको एपी में पढ़े होंगे कि 2 4 6 8 10 12, ठीक है ना, 14 16, इस तरह से अगर लिखा गया तो ये सब क्या है? अगर हम तुमसे पूछे कि T1 बराबर कितना है तो तुम बोलोगे 2। फिर T2 बराबर हम पूछेंगे तो तुम लोग क्या बोलोगे कि सर ये 4 है। T3 बराबर कितना है सर? तो 6 है। T4 बराबर कितना है? तो 8 है। T5 10। T12 नहीं, T12 नहीं, ये है तुम्हारा T6। T6 कितना है? T6 है 12। इसी तरह T7 कितना है? T7 है 14। तो ये जो T1 T2 T3 T4 ये सब देख रहे हो, ये सब क्या है? टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, इसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो। जरूरी नहीं कि हम इसको T1 से बोले बार बार। कभी कभी हम लोग इसको A1, हम लोग वहां पढ़े थे A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7, ठीक है ना। ये सब क्या कहलाता है? टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। जब भी तुमको दिखाई दे दे T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 कुछ भी हो, इस सबको बोलते हैं टर्म्स ऑफ
सीक्वेंस। कोई दिक्कत? बोलो। बोलो स्मिता, माइक ऑन करो, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब थोड़ा ध्यान से समझिए, इसको हम फिर से एक बार इरेज कर देते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। इस पूरे स्लाइड को हम एक बार इरेज कर देते हैं अच्छे से। ध्यान से देखना। सेलेक्ट किए और इसको यहाँ से डिलीट मार देंगे। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, यहाँ पर हम समझाते हैं कि इस टर्म्स को हम कैसे लिखते हैं, ठीक? आ जाओ। मान लो तुम लोग की भाई टर्म्स टर्म्स को कैसे डिनोट करते हैं? हम्म, पहले समझ लो। T5 है, इसका मतलब क्या हो गया कि फिफ्थ टर्म, ठीक है ना? कौन सा टर्म? फिफ्थ टर्म। इसको लिखेंगे कैसे? T5 को हम लिख सकते हैं क्या? सबको पता है, अगर एपी में लिखना होता तो कैसे लिखेंगे? सर इसको हम लिख सकते हैं A+4D। ठीक है, पता है ना? एपी पहला जो टॉपिक पढ़ाएंगे तुमको, हम एपी पढ़ाएंगे, इसलिए हम पहले ये बता करके चल रहे हैं। तुमको पता है ना टीएन का फॉर्मूला क्या होता है? टीएन बराबर A+n-1 इंटू डी। हम 10th का एक बार रिवीजन करा दे रहे पीछे से। अब क्या बोला कि सर यहाँ n के जगह पे 5 दिया हुआ है, तो अब n के जगह पे यहाँ पे 5 पुट कर लो। ठीक है, तो जैसे ही पुट किए थे क्या आएगा? फिर 5 में से एक जाएगा, 4 आ जाएगा, 4D आ जाएगी। बात को समझ गया ना? कोई दिक्कत है? बोलो। T5 को लिख सकते हैं A+4D। और इसी तरह अगर हमको बोले कोई T7, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? A+6D। अब कैसे लिखेंगे? तो सबको पता है कि सर टीएन का फॉर्मूला वही होता है A+n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n के जगह पे 7 रखेंगे तो यहाँ पर a प्रथम पद है, और n के जगह पे 7 रखेंगे तो घट जाएगा एक, उसमें आ जाएगा 6D। ठीक है ना? और यहाँ पर a क्या है? a है भाई फर्स्ट टर्म। a है तुम्हारा फर्स्ट टर्म। और d क्या है आपका? d है आपका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ये पढ़े होगे आप लोग, सारवंतर बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। इसी तरह अगर आपको बोला जाए कि T19 सर कितना होगा एपी में, तो डायरेक्ट बोलोगे सर A+18D। ये हम एपी के लिए बात कर रहे हैं, बस इस बात को ध्यान में रखना। अगर तुमसे कोई पूछ दे कि T27 यानी कि 27वां टर्म क्या होगा सर एपी का, तो A+26D। ठीक है, इसी तरह तुमसे कोई पूछ देगा कि सर 25वां टर्म कितना होगा, तो डायरेक्ट हम बोलेंगे 25 से एक कम 24D। ठीक है, और इसी तरह अगर आपसे कोई पूछ देगा कि 30वां टर्म कितना होगा, तो डायरेक्ट आप क्या बोलोगे? A+29D। इस बात को समझ गए? बोलो। ठीक है, चलो तो हम आगे चलते हैं, ठीक है ना? इसको हटा करके यहाँ पर तो समझ गए होगे। थोड़ा ध्यान से देखो, इस एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है कि 1 3 5 7 each term obtaining by adding टू टू द प्रीवियस टर्म, यानी कि हर एक टर्म, पिछले टर्म में दो जोड़ करके हम नया टर्म प्राप्त करें। थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें दो जोड़ रहे हैं तब ना 3 मिल रहा है। फिर इसमें 3 में दो जोड़ रहे हैं तब ना 5 मिल रहा है। फिर 5 में हम दो ऐड कर रहे हैं तब हमको 7 मिला है। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक डिफिनिट रूल क्रिएट हो रहा है, जो हमेशा दो को ऐड कर करके मिल रहा है हमको। ठीक है ना? तो हर एक टर्म में अगर हम दो जोड़ दें, अगर पिछले टर्म में हम दो जोड़ देंगे तो फिर हमको अगला टर्म मिल जाएगा। इसी तरह आगे चलते जा रहा है। ठीक है ना? तो ये क्या है? एक डिफिनिट रूल का पालन कर रहा है, इसीलिए सीक्वेंस है। ठीक है, ये एक डिफिनिट रूल का पालन कर रहा है, इसीलिए सीक्वेंस है। ठीक, आ जाओ अब दूसरे एग्जाम्पल में आ जाओ। यहाँ पर क्या है? 2 - 4 8 - 16 इस टर्म ऑब्टेन बाई मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस। अब कौन सा टर्म इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है? थोड़ा ध्यान से देखना इधर। -2 होगा शायद यहाँ पर, -2। ठीक है, छूट गया है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, दो में अगर हम -2 गुना कर दे रहे हैं तो सर -4 आ रहा है। फिर -4 में -2 गुना कर दे रहे हैं तो सर 8 आ रहा है। फिर फिर 8 में -2 से गुना कर दे रहे हैं तो सर -16 आ रहा है। फिर अगला टर्म क्या आएगा? बोलो तो स्मिता, अगला टर्म क्या आएगा? -2 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32। फिर इससे अगला टर्म क्या आ जाएगा? -2 गुना करोगे तो 32 × 2 = 64। इस तरह से आएगा कि नहीं? बोलो। यानी कि इस टर्म में दो को ऐड नहीं करना पड़ रहा है,
इस टर्म में -2 का मल्टीप्लाई करके अगला टर्म को निकाला जा रहा है। कहने का मतलब इसमें भी एक डिफिनिट रूल का पालन हो रहा है, इसमें भी एक डिफिनिट रूल लग रहा है। तो कहने का मतलब है कि सर इस सीक्वेंस, इस जो ये वाला जो चीज हम देख रहे हैं कि अगला नंबर प्राप्त करने के लिए हमको पिछले नंबर में -2 से गुना करना पड़ रहा है, और हर एक चीज में -2 का गुना होते जा रहा है। तो कहने का मतलब है सर कि यहाँ पर एक डिफिनिट रूल लग रहा है -2 से मल्टीप्लाई करने का, इसलिए सीक्वेंस होगा, ये भी सीक्वेंस होगा। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट वाला एग्जांपल में। अब इस टर्म ऑब्टेन बाय एडिंग 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी कि हर एक टर्म कैसे प्राप्त हो रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो। अब बटा 1/2, तो थोड़ा ध्यान से देखो, हर एक डिनोमिनेटर में 1+1 किया गया है, ठीक है ना। और इससे अगला वाला डिनोमिनेटर में कितना किया गया है, 2+1, ठीक है। यानी कि बस कुछ नहीं किया गया, बस 2 में 1 को जोड़ दिया। फिर अगला जो टर्म आएगा क्या आएगा, वह आएगा 1/3, 4 है ना, तो कहने का मतलब सब 3+1। तो बताओ अस्मिता, अगला टर्म कौन सा होगा, बताओ। 1/5, और यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, 1/5। यहाँ पर लग रहा है सर 4+1, यानी कि ध्यान से देखना, पिछला डिनोमिनेटर क्या है, इसके पीछे वाला जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर 4 है, और 4 में जब 1 ऐड करेंगे तो सर 5 मिल जा रहा है। तो इसी तरह हमको 1/6 मिलेगा, यानी कि 6 को कैसे लिखेंगे, 5+1, यानी कि यहाँ पर भी एक डिफिनिट रूल लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर भी एक डिफिनिट रूल लग रहा है, और वह कौन सा रूल है भाई, कि हर एक डिनोमिनेटर में एक को ऐड करके हम दूसरा नंबर प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखो। अच्छा, यहाँ पर 1/1 होगा, तो थोड़ा ध्यान से देखो, ये 1/1 है ना, तो इसीलिए एक में एक जोड़ दिया है, तो इसीलिए 1/2 आया है। यहाँ पर 1/2 है ना, तो यहाँ पर 1/2+1, मैं फिर से समझा देता हूँ इस चीज को, ध्यान से देखो। थोड़ा ध्यान से देखना फिर से, ध्यान दो, ये एक लिखा है ना, कहने का मतलब 1/1 है, ठीक है। और थोड़ा ध्यान से देखो, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो अगले का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा भाई, 1+1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर पिछला डिनोमिनेटर 1 था, इसीलिए इसमें हम 1 ऐड करके एक दूसरा टर्म बना लिए। अब तुम बोलोगे सर कि यहाँ पर इसको जोड़ने के बाद डिनोमिनेटर 2 हो जाएगा, तो एक काम कीजिए ना सर, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर 2 है, तो एक काम कीजिए, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 2+1, ये 2 हो जाएगा टोटल पूरा का पूरा, ठीक है। और यहाँ पर कितना जगह डिनोमिनेटर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या करना है, 3 में आप एक ऐड कर लीजिएगा, 4 आएगा। इस तरह समझ गए ना, एक डिफिनिट रूल का पालन हो रहा है यहाँ पर। इसी तरह क्या बन जाएगा, सीक्वेंस बन जाएगा। सीक्वेंस में यही एक खासियत है कि सीक्वेंस किसी भी डिफिनिट रूल का पालन करता है, जब उसके टर्म में तुम वह चीज ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, और इस तरह से देखोगे ना, तो वह हमेशा उसके बीच या तो ऐड का चलेगा, या मल्टीप्लीकेशन का चलेगा, या डिवाइड का चलेगा, या सब्ट्रैक्शन का चलेगा। लेकिन वह नियम सब में लागू होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस दो चार में लागू हुआ उसके बाद फिर फेल हो जा रहा है, तो वह सीक्वेंस नहीं कहलाएगा, वह नॉन सीक्वेंस कहलाता है। आगे चलो एग्जाम्पल से देखते हैं। आ जाओ, ये जो सक्सेशन दिया गया है, ठीक, इसमें दिया गया है, हम देख लेते हैं उसको एक बार। द सक्सेशन 1 5 4 10 11 और 17 9 12 नॉट ए सीक्वेंस बिकॉज देयर इज नो डिफिनिट रूल। यहाँ से समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पर एक में हम 4 जोड़ रहे हैं, तो 5 मिल रहा है, फिर 5 से एक घटा ले रहे हैं, 4 मिल रहा है, फिर 4 में 6 जोड़ रहे हैं, दो 10 मिल रहा है, फिर 10 में एक जोड़ रहे हैं, 11 मिले, 11 में फिर 6 जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो 17 हो रहा है, फिर 17 में कितना घटा रहे हैं, और फिर -8 घटा ले रहे हैं, तब जा करके 9 मिल रहा है। इस बात को समझ गए क्या। अच्छा, एक बात बताओ तो, एक बात बताइए, क्या इसमें डिफिनिट रूल लग रहा है क्या, कोई ऐसा रूल है जो हर जगह समान चल रहा है। हम्म, क्या इसमें डिफिनिट रूल है, नो डिफिनिट रूल, इसीलिए ये तुम्हारा सीक्वेंस नहीं होगा। नो डिफिनिट रूल, यहाँ पर कोई डिफिनिट रूल नहीं लग रहा है, इसीलिए ये तुम्हारा सीक्वेंस नहीं बनेगा। इस बात को समझ करके चलना, ठीक है। यहाँ पे बेसिक से भी बता रहे हैं हम हर चीज को।
क्लियर हो जाना। सीक्वेंस दो तरह के होते हैं, पहले ध्यान से समझो। पहला फाइनाइट सीक्वेंस और दूसरा इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। फाइनाइट सीक्वेंस में जो जो टर्म्स होता है ना, वह दिया होगा आपको, ठीक है ना, मतलब पता होगा। लेकिन इनफाइनाइट टर्म्स में क्या होगा कि उसमें आपको टर्म्स के बारे में पता ही नहीं होगा। ठीक, जैसे कि मान लो हम यहाँ पर लिखे हैं, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पर ये जो पॉइंट पॉइंट देख रख दिए हैं, इसको हम मिटा देते, क्योंकि यहाँ पर डैश डैश नहीं लगाना चाहिए। फाइनाइट का मतलब ही होता है क्या, कि उसका टर्म जो हो ना डिफिनिट हो। थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर रुक गया ना, इसीलिए कहलाएगा फाइनाइट। यानी कि तुम इसको गिन सकते हो आराम से, ठीक है ना, गिन सकते हो फाइनाइट सीक्वेंस। इसको क्या कर सकते हो, इसके टर्म को गिन सकते हो। बताओ तो इसमें कितने टर्म है स्मिता, इसमें कितने टर्म है टोटल, नंबर ऑफ टर्म। हाँ, नंबर ऑफ टर्म इसमें 9 है, ठीक है। इसीलिए इसको फाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक, इसको हम मिटा देते हैं, एक बार जगह पर लिखना चाहिए था। इसमें नंबर ऑफ टर्म 9 है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, सेम वही चीज करके दिखना है नीचे। एक बात बताओ, इसमें क्या डिफिनिट, क्या इसके नंबर ऑफ टर्म को तुम गिन सकते हो? नहीं, इसीलिए इनफाइनाइट बन जाता है, समझ रहे हो। इसीलिए इसका जो टर्म, इसका जो नाम है इस सीक्वेंस का, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। इसके टर्म को आप नहीं काउंट कर सकते हो, कहाँ तक गिनोगे। समझ गए ना, इसीलिए इसका नाम है इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो क्या है डेफिनेशन इसका, सीक्वेंस विथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इनफाइनाइट है। समझ गए। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना था, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स जो था तुम्हारा, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर हैज का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि हिंदी में बोले तो पदों की संख्या। पदों की संख्या कितना होगा, यहाँ पर 9, ठीक है। यहाँ पर पदों की संख्या इनफाइनाइट है, समझ रहे हो ना। यहाँ पर अगर हम बोले नंबर ऑफ टर्म्स, तो क्या समझोगे आप कि नंबर ऑफ टर्म्स सर, यहाँ पर इनफाइनाइट है, गिन नहीं सकते हैं, समझ रहे हो। तो इसीलिए इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक। आगे चलो, व्हाट इज सीरीज, ठीक है ना, ये सीरीज के बारे में शायद। हम्म, अब देखो सीरीज क्या होता है, फिर से हम समझा देते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना, ज्यादातर अच्छा ध्यान दो। सीरीज समझने से पहले एक काम करो, एक एपी लिखो, 10th क्लास का कोई भी एपी लिख लो आप। हम बार बार लिखते हैं, कौन, 2 4 6 8 10 12, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इस एपी को तो हम लोग सीक्वेंस भी बोलते हैं ना भाई। एपी होने से पहले, और पहले सीक्वेंस होता है, उसके बाद एपी होता है, इस बात को ध्यान से समझना, ठीक है ना। डायरेक्ट कोई एपी नहीं बनता है, पहले सीक्वेंस बनता है, उसके बाद एपी बनता है, ठीक है ना। हम अभी बताए हैं, फिर से रिवाइज करा देते हैं एक बार, कि सीक्वेंस कितने तरह के होते हैं। ध्यान से देखो, जो सीक्वेंस होगा आपका, वह 3 तरह के होते हैं, ठीक है ना। एपी, जीपी और एचपी, ठीक है ना। तो मान लो कि कोई चीज डायरेक्ट एपी नहीं बनता, पहले वह सीक्वेंस होता है, उसके बाद एपी बनता है। और जैसे मान लो कि भाई 2 4 6 8 10, ठीक है ना, तो ये एपी का प्रॉपर्टी होता है कि सर उसमें समान संख्या जोड़ा जाता है या समान संख्या घटाया जाता है, ठीक है ना। बस तुम लोग यही पढ़े हो, ठीक है। तो ये एपी है, ये जो सीक्वेंस है, ये तो एक सीक्वेंस है पहले, ठीक है। लेकिन सीक्वेंस में हम देख रहे हैं कि सर +2 +2 +2 ऐड हो रहा है, तो सर ये एपी है आपका। इस बात को समझ गए। अगर जुटता है और घटेगा, ठीक है, तो वह एपी कहलाएगा, सिंपल है बात, ठीक है ना। अगर कोई चीज जोड़ करके ला रहे हो या घटा करके ला रहे हो, तो वह जाएगा तुम्हारा एपी में डायरेक्ट, ठीक है। वह सीक्वेंस डायरेक्ट तुम्हारा एपी कहलाएगा, ठीक। आगे चलो, ये एचपी कैसे होगा यार। हाँ, जीपी और यहाँ पे एचपी होगा, गलती से बोल दिया। यहाँ पे एचपी के बारे में भी पढ़ाई ही नहीं रहा, तो एचपी कैसे हो जाएगा। अब जीपी की जगह पे एचपी लिखना चाहिए था हमको। एचपी बाद में पढ़ेंगे धीरे धीरे अभी, ठीक। तो फिर से हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। अब आ जाओ, 2 4 6 8 10, ये क्या है, एक सीक्वेंस है कि नहीं। अब सीक्वेंस है,
कैसे पता चलेगा सर? इसमें देखिए ना, दो ऐड कर दे रहे, फिर चार में दो ऐड कर दे, छः छः में दो ऐड कर रहे हैं, आठ आठ में दो ऐड कर रहे हैं, 10। तो सीक्वेंस है। अगर इसको सीरीज में लिखना होगा तो सीरीज का मतलब होता है कि जो सीक्वेंस होता है ना उसको ऐड कर दो। जो सीक्वेंस है उसको ऐड कर दो, वही तुम्हारा सीरीज कहलाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं खुद से। दूसरा, एक और सीक्वेंस ले लेते हैं हम। 5, 10, 15, 20, 25। थोड़ा ध्यान से देखो। 5, 10, 15 यानी कि हर एक के बीच कितने का गैप है? 5 का गैप है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये सीक्वेंस है सर। अगर इसको सीरीज में लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे? सीरीज का मतलब होता है कि जो सीक्वेंस दिया गया ना उसको प्लस करते चल जाओ। 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25, ये तुम्हारा सीरीज है। समझ में आया? क्लियर है क्या? बोलो। ठीक है, ये सीक्वेंस हम लोग वाट सीरीज समझ लिए। सीरीज क्या होता है? सीक्वेंस का ही समेशन फॉर्म सीरीज कहलाता है। ठीक है ना? जैसे ध्यान से देखो, ये सीक्वेंस दिया था 1, 3, 5, 7, स्क्वायर कर दिए तो सीरीज बन गया। अब टाइप ऑफ सीरीज वही होगा, फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज। समझ गए ना? ये फाइनाइट सीरीज है, ध्यान से देखो। ये है तुम्हारा फाइनाइट सीरीज, ये है तुम्हारा इनफाइनाइट सीरीज। इसको कहाँ तक जोड़ोगे तुमको पता है क्या? नहीं पता है। तो इसीलिए इसका, ये इनफाइनाइट सीरीज है, ये फाइनाइट सीरीज है। समझ गए? हम यहाँ पर जितना भी एग्जांपल बताइए ये सब फाइनाइट सीरीज है। समझ गए? ये सब फाइनाइट सीरीज है। ये भी फाइन नहीं, ये सीरीज नहीं, यहाँ पे है फाइनाइट सीरीज। वो फाइनाइट सीक्वेंस है ऊपर वाला। फाइनाइट सीरीज और ये फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, ये फाइनाइट सीक्वेंस है और ये तुम्हारा फाइनाइट सीरीज। इस बात को समझ करके चलना। ठीक, आगे चलो। फाइन टाइप ऑफ सीरीज, दो तरह का टाइप ऑफ सीरीज होता है, फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज। अब समरी जो लास्ट में जो पढ़ाए उसको हम बता दें। सीक्वेंस क्या होता है? नंबर्स इन अ डिफिनिट ऑर्डर, यानी कि हर एक नंबर के बीच कुछ डिफिनिट ऑर्डर होना चाहिए, वह कहलाता है सीरीज। ठीक है ना? सीक्वेंस कहलाता है। सीरीज क्या कहलाता है? जितने भी सीक्वेंस, सीरीज क्या कहलाता है? जितने भी सीक्वेंस के टर्म है सबको जोड़ दोगे तो वह बन जाएगा सीरीज। ठीक है ना? अब टाइप ऑफ सीक्वेंस दो तरह के होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। और टाइप ऑफ सीरीज दो तरह की, ये भी वही फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, अब चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं क्लास 10th का। आ जाओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, देख बनाए होगे आप लोग इस क्वेश्चन को क्लास 10th में। अब थोड़ा ध्यान से, इफ nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस, यानी कि ध्यान से देखना। क्वेश्चन में क्या दिया है? nth टर्म दिया गया है, कहने का मतलब tn दिया गया है सर। tn का मतलब कितना दिया गया है? यहाँ पर n स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है। तो फाइंड द सीक्वेंस, इज दिस सीक्वेंस इन एपी। अब पहले तो बोल रहा है कि सर आप क्या फाइंड कीजिए, आप सीक्वेंस पहले निकाल लीजिए, उसके बाद आप उस देखिए उस सीक्वेंस को, क्या वह सीक्वेंस समांतर श्रेणी में है, एपी में है? तो चलो इसको कैसे निकालेंगे? इनका तो मान पता नहीं है ठीक है ना? लेकिन हमको पता है कि सर एन क्या होता है। एन का मान कुछ भी आप ले सकते हो। एन बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, इस तरह से ले सकते हो। तो चलो, एन के जगह पे 1 रखो तो T1 कितना हो जाएगा? 2 गुने 1 का स्क्वायर 1, यानी कि हो जाएगा 3। T2 कितना हो जाएगा? इनके जगह पे 2 रखे, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 है, 1 9। ठीक है ना? 8 + 1 बराबर 9। ठीक है, T3 कितना हो जाएगा? थोड़ा ध्यान से देखना। तीन का इनके जगह पे 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, और एक जो यहाँ पर है वह हो जाएगा 19। ठीक है, T4। ठीक है, 4 × 4 = 16, 2 × 32, और एक कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। समझ गए? चलो हम पूरा काहेला निकलने जाए, जहां तक निकला वहीं तक चेक कर लेते हैं। अब देखो, 3 आया, 9 आया, 19 आया और 33 आया। क्या बताओ ये एपी में है? अच्छा, एपी में क्यों नहीं है? बोलो। बोलो ना, एपी में कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं, डायरेक्ट ये तो तुम्हारा सीक्वेंस निकल गया। ये क्या है? सीक्वेंस है। लेकिन सर इस सीक्वेंस में हम देख रहे हैं, जब ये सीक्वेंस में हम देख रहे हैं ना, तो
इसमें हम 3 जोड़ रहे हैं तो मिल रहा है हमको 6। और फिर 19 में हम कितना, मतलब 6 में कितना जोड़ रहे हैं कि 19 मिले, 13। ठीक है, फिर इसमें कितना जोड़ रहे हैं बताओ। 14। 9 1 10 3 13 एक 14। तो सर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई डिफिनिट ऑर्डर बन ही नहीं रहा है। अब एपी में होता ना, हर जगह कॉमन डिफरेंस बराबर आता। ठीक है ना, एपी अगर होता था यहाँ पर +3 है तो यहाँ पे +3, यहाँ पर भी +3, तो बोल देंगे कि ये एपी में नहीं है। ठीक है ना, ये एपी में नहीं होगा, ये एपी नहीं है, बस ऐसे बोल दो। क्यों? तुमको पता है कि भाई कॉमन डिफरेंस चेक करना होता है। अब इसमें कॉमन डिफरेंस बराबर है नहीं तो एपी बनेगा कैसे? ठीक है, तो बस इस बात को समझ गए क्या तुम लोग? अभी नहीं, हम क्वेश्चन हम भेज देंगे, पीडीएफ में भेज देबो ग्रुप में, ओकरा बाद उतार लेना तुम लोग। अब थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पर है सीरीज विथ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ये तो हो गया, ये भी हो गया क्वेश्चन, आगे चलेंगे। ये भी क्वेश्चन हो गया है। एक और क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। अब क्वेश्चन बोला है कि इसमें कितने टर्म्स हैं। ठीक है, हम एक बार पिछले क्वेश्चन को हम रिवाइज करा रहे हैं, समझ रहे हो ना। और ये कुछ भी नहीं है, जो क्लास 10th में पढ़े वही सब चीज है। ध्यान दो, ये एपी में है कि नहीं पहले चेक कर लो। सीक्वेंस पहले लिख लो यहाँ पर, ये पहले सीक्वेंस है 20 25 30 डैश डैश कहाँ तक, 100 तक। ठीक है, यहाँ पर देखो 5, और यहाँ पर भी 5 जोड़ करके 30 हो रहा है। तो कहने का मतलब है सर, हमको पता है कि प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म बराबर 20, और डी बराबर है सर 5, और टीएन बराबर दिया गया है 100। ठीक है ना, एन का मान निकालना है, यानी कि क्या बोला है क्वेश्चन, हाउ मैनी टर्म्स, यानी कि कितने पदों की संख्या है। पदों की संख्या मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तुमको, यानी कि एन बराबर व्हाट, यहाँ पर निकालना है एन बराबर व्हाट। इस बात को समझना, हाउ मैनी टर्म्स यानी कि हाउ मैनी यानी कि कितने टर्म है। ठीक है ना, इस एपी में। चलो तो बताते हैं। सबको फॉर्मूला पता है कि टीएन बराबर, हम लोग 10th में पढ़े थे, A+n-1 इंटू डी। टीएन का मान कितना है 100, ए का मान कितना है 20। ठीक है, एन का मान निकालना है तो वैसे ही रह जाएगा, डी का मान है 5। ठीक है, 100 बराबर 20 प्लस 5n-5। ठीक है, या जो 100 में से अगर एक काम करते हैं, 100 में से पहले 20 को घटा लेते हैं, 5n-5 लिख देते हैं इधर। ठीक है, अब एक काम करो इधर, 20, 100 में से 20 गया 80। 80 आ गया इधर, फिर 5 जोड़ दो, 5n आ जाएगा। ठीक है, 85 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 5n। n का मान कितना निकल जाएगा, 85/5। फिर कट जाएगा, 5 एकम 5, और 3 5 सत्ते 35, 17 पचे 85, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, 17। बोलो समझ में आया क्या? ये भी क्वेश्चन बन जाएगा तुम लोग से। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द एपी हो 7th एंड 13th टर्म्स आर रेस्पेक्टिवली 34 एंड 64। ध्यान से समझने, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अभी जस्ट कुछ देर पहले इसका कंसेप्ट समझाएं। बोल रहा है कि 7th एंड 13th टर्म कितना है, 7th टर्म कितना है, ध्यान दो, 7th टर्म है इसका 34, और 13th टर्म कितना है इसका 64। थोड़ा ध्यान से समझो। अभी ना बताया था कि 7th टर्म है एपी में, तो इसको लिख सकते हैं क्या, A+60 बराबर 34। ठीक है, और दोनों टर्म एक ही एपी का है, इसीलिए दोनों का प्रथम पद इक्वल होगा, इसीलिए इसका भी हो जाएगा A+12D बराबर 64। इक्वेशन 2 बोल देते हैं इसको। अब ध्यान दे थोड़ा, अब यहाँ से क्या करेंगे, ए और डी का मान निकाल लेंगे। ठीक है ना, कोई भी मेथड का यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, लुप्तीकरण विधि जो बोलते हैं क्लास 10th में, उसी से बना लेते हैं हम इसको। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। आपका डिटेल में नहीं बना रहे हैं, लिख लिख करके तुम लोग समझ जाओगे। जब हम घटाएंगे इसको, घटा देंगे घटा देंगे घटा देंगे, ठीक है, तो ये कट जाएगा। ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, -6D बराबर, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बताओ तो एक बार। 64 में से 34 घटा लेंगे, 0 6 में से 3 गया 3, यानी कि -30 आएगा। ठीक है,
अब ध्यान दो, माइनस से माइनस कट जाएगा, डी बराबर कितना आ जाएगा, 30/6, कट के आ जाएगा 5। इस बात को समझ गए, ए का मान निकालेंगे, ठीक है ना। डी का मान कोई भी समीकरण में रख दो, डी का मान समीकरण एक में रखने पर, जब डी का मान समीकरण एक में रखोगे तो क्या हो जाएगा, A+6 गुने डी मतलब 5 = 34। ठीक है, ए बराबर 30 = 34 हो जाएगा, ठीक है। ये 34 है, 34। ए बराबर कितना आ जाएगा, 4 आएगा, थोड़ा ध्यान से समझो। यहाँ पर ए बराबर आ गया 4, डी बराबर आ गया 5, तो ध्यान से देखो, ए बराबर 4 बोलो या T1 बराबर 4 बोलो या A1 बराबर 4 बोलो, बात बराबर है। यहाँ पर ए क्या था, फर्स्ट टर्म था, तो यहाँ ए बोलो, T1 बराबर आ गया 4। अब ध्यान दो थोड़ा, T1 कितना आया, 4। अब एपी निकालना है तो इसका T2 भी निकालना होगा, T3 भी निकालना होगा, T4 भी निकालना होगा, T5 भी निकालना होगा, बस इतना निकाल करके हम लोग रुक जाएंगे। T2 निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे सर कि आप एक काम कीजिए ना, डी आया है ना उसको फर्स्ट टर्म में ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 9। फिर तीसरा पद निकालना है तो सर इसमें आप 5 ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 14। फिर चौथा टर्म निकालना है तो सर इसमें आप 5 ऐड कर दीजिएगा, हो जाएगा 19। फिर इसमें आप 5 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 24। सही है क्या, बोलो। ठीक है ना, तो इस तरह से कौन कौन आ गया एपी, 4, 9, 14, 19, 24। ठीक है, ये तुम्हारा एपी है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और अब इसका पीडीएफ भेज देंगे, तुम लोग देख लेना इसका क्वेश्चन, और उसके बाद हम लोग आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़े हुए थे हम लोग, यही पढ़े हुए थे। यहाँ पर दूसरा नंबर पॉइंट नहीं बताया तुम लोग को, ए सीक्वेंस इज अ फंक्शन, सीक्वेंस एक फंक्शन भी होता है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। और इसका जो सबसेट होता है और रेंज इसका रियल नंबर होता है, जो डोमेन होता है वह नेचुरल नंबर होता है और रेंज भी इसका रियल नंबर होता है। तो परेशान मत होना, हम इसको आगे बता देंगे जब फंक्शन पढ़ाएंगे, या हम जब आगे चलेंगे एपी और जीपी में तो हम आगे समझा देंगे इस चीज को, ठीक। इस वाले पॉइंट को भी छोड़ दो, जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको बाद में बता देंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए।